तो थर्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तीसरा राइट डाउन करना, थर्ड वन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले अच्छे से मीनिंग समझना कि फ्रीजिंग पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है, तब हम डिप्रेशन पे आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट को जानने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में हम लिक्विड लेते हैं। अब इसको हम, मान लो हमने वाटर लिया, अब इसको हम कूलिंग करना स्टार्ट किए। कूलिंग करने के दौरान अब इस वाटर में जैसे कूलिंग करेंगे तो तुरंत तो आइस बन नहीं जाएगा, कुछ आइस भी बनेगा और कुछ लिक्विड भी रहेगा। तो एक ऐसा भी कंडीशन आएगा कि आइस भी रहेगा। आवाज क्लियर आ रहा है सबको? आवाज क्लियर आ रही है? ओके। तो यहां पर आइस भी है और लिक्विड भी है। तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जहां पर लिक्विड और आइस के बीच में, यानी सॉलिड आइस के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। यानी लिक्विड से आइस का बनना और आइस से लिक्विड का बनना बराबर हो जाता है। एक ऐसा टेम्परेचर आता है, और जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, उस पर हम जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसी टेम्परेचर को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट का ये नहीं है कि जिस टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाए, नहीं, जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो, the temperature at which equilibrium will be established between liquid and ice is known as freezing point। यानी हम बोलेंगे the temperature at which equilibrium will be established the temperature at which equilibrium will be established between liquid and ice is known as freezing point। यानी जिस टेम्परेचर पर आइस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, शॉर्ट में लिखा मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी 0 डिग्री पे, तो अगर हम लिक्विड को 0 डिग्री पर रखेंगे तो ऐसा नहीं कि तुरंत आइस बन जाएगा। आइस एक टेम्परेचर 0 डिग्री पे आइस और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है। ठीक है, फिर फॉरवर्ड भी जाता है, जैसे जैसे कूलिंग होगा तो आइस का बनना ज्यादा होगा। ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम जब आ गया तो ही रुक जाएगा, फिर वो फॉरवर्ड जाएगा जब हम कूलिंग करेंगे। तो ये हमने डिफिनेशन देखा फ्रीजिंग पॉइंट का। अब नेक्स्ट हम बातें अगर करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट विल डिपेंड अपॉन, फ्रीजिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, किस किस बातों पर फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड करता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन, तो एक चीज थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग होता है, तो मैं तुम्हें
कंफ्यूजन ना होने के लिए एक चीज मैं बता दे रहा हूं, तुम हमेशा रेफरेंस पॉइंट वाटर का लेके चलना। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, ठीक है। कंफ्यूजन होता है कि ज्यादा होगा कम होगा, हम जानते सही है लेकिन बोलते गलत, कभी कभी गलत बोलते। कैसे? जैसे अगर हम बोले कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिखा हूं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है, तो मुझे ये बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा या कम होगा? अब देखो दो आंसर आया मेरे पास, एक लेस भी आया और एक मोर भी आया, यही कंफ्यूजन होता है। एक हाई भी आया, तो इसीलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो ऐसे नॉर्मल समझो। मान लो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है और इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, तो इनके बीच में अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो आसानी से क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, आसानी से फ्रीज हो जाएगा। यानी मान लो ये अगर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस से फ्रीज हो रहा है तो ये 0 डिग्री से और कम पे फ्रीज होगा, -2 डिग्री पे हो सकता होगा। यानी अट्रैक्शन ज्यादा है तो फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, हाई होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा। तो तुम समझते हो लेकिन बोलते गलत हो। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, इसमें अट्रैक्शन कम है, तो मान लो ये 0 डिग्री पे फ्रीज हो गया, तो इसको फ्रीज करने के लिए माइनस पे लेके जाना पड़ेगा। इसका मतलब जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा है उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसमें अट्रैक्शन कम है उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। ये बातें क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हुआ? जिसका अट्रैक्शन ज्यादा है वो जल्दी से क्या हो जाएगा? फ्रीज हो जाएगा, उसको फ्रीज करना हमारे लिए आसान होगा, यानी उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट वाला केस में थोड़ा उल्टा होता है। बॉइलिंग पॉइंट केस में क्या होता है, वो हाई की तरफ बढ़ता चला जाता है। इस चीज को थोड़ा ध्यान देना, आगे अभी बात करेंगे इस पर। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मान लो अब तुम ही बताओगे, मैं एक डायग्राम यहां बना के दे रहा हूं, तुम्हें बताओगे। अब एक मान लो हमने प्योर सॉल्वेंट ले लिया, वाटर ले लिया, वाटर ही बार बार लेके चलो ताकि कंफ्यूजन ना हो। और एक हमने एक्वस सुगर सॉल्यूशन ले लिया, एक्वस सुगर सॉल्यूशन ले लिया और यहां वाटर ले लिया। तो मुझे ये बताओ कि तुम जल्दी से किसको फ्रीज कर पाओगे? एक्वस सॉल्यूशन को फ्रीज कर पाओगे, एक्वस सुगर सॉल्यूशन को फ्रीज कर पाओगे जल्दी से? या यही बता दो मेरे को एक क्वेश्चन कि फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा? दोनों लाइन लिख के भेजो, वाटर का ज्यादा होगा कि सॉल्यूशन का ज्यादा होगा? लिख के भेजना, केवल वाटर सॉल्यूशन नहीं, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि ज्यादा किसका बोल दो कम किसका बोल दो। सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट में फ्रीजिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? एक आंसर आया वाटर का ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा होगा, वाटर का ज्यादा, सॉल्यूशन विल बी हाई। नेहा का, अब देखो यहां पर वाटर का ज्यादा होगा, सही है। अब यहां नेहा का गलत हो गया, क्यों? चलो इसको समझते हैं, तो आगे गलती नहीं करना इस चीज को। देखो उस बॉइलिंग पॉइंट वाला में थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होता, इसमें कंफ्यूजन होता है, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करना है। मान लो तुम वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर 0 डिग्री पे लाए, आके इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ और फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, लेकिन सॉल्यूशन जो है वो जल्दी से फ्रीज नहीं होगा, जल्दी से फ्रीज नहीं होगा। तो नहीं होगा तो इसको हमें और टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, हो सकता है -5 डिग्री करना पड़े, तब जाके सॉल्यूशन क्या होगा? फ्रीज होना स्टार्ट होगा, तब जाके ये निगेटिव की तरफ भागता है ना, इसीलिए कम होता चला जाएगा। तो वाटर अगर 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा है तो सॉल्यूशन को उसके कम और टेम्परेचर और कूलिंग ज्यादा करना पड़ेगा,
तब जाके वो फ्रीज होना स्टार्ट होगा, यानी और कम टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटते चला जाएगा, नाम भी है डिप्रेशन। यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटते चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, यानी कम से कम टेम्परेचर पर हम उसको तब जाके फ्रीज कर सकते हैं। यानी सेकेंड बात यह है कि कंसंट्रेशन अगर जितना बढ़ाया जाए उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट घटते चला जाएगा, निगेटिव की तरफ भागेगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटते चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। 1 मोलर है तो हो सकता है यहां हो, 2 मोलर होते यहां हो, 3 मोलर होते यहां हो, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -4 डिग्री, -5 डिग्री, और कम होता चला गया। तो कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, फ्रीजिंग पॉइंट और कम होता चला जा रहा है। ये बात को विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 बातें पहले इसका इतना लिख लो, फिर आगे हम बात करते हैं। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, ठीक है, जहां पर लिक्विड और आइस एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, अट्रैक्शन ज्यादा है तो फोर्स ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, यानी जल्दी से फ्रीज हो जाएगा। कंसंट्रेशन ज्यादा है, तुम सोचो जल्दी से होगा कि नहीं होगा, तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो जल्दी से हो जाएगा, यानी पहले हो जाए, हाई है। अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो जल्दी नहीं होगा, यानी उसको लो कूल 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 करते जाएंगे तब जाकर फ्रीज होगा, यानी और घटता चला जाएगा। बात तो हो गई क्लियर। लिख लिए होगे। तो यहां से 2 बातें बस बताए, एक तो डेफिनेशन क्या है और ये, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को दूर रखना है। ये नहीं कि सब आते हुए थोड़ा सा के लिए गलती कर दो, ये हटा दूं मैं। अब आते हैं हम अपने पॉइंट्स पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम नेक्स्ट बातें करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम सॉल्यूशन लेते हैं, सॉरी सॉल्वेंट लेते हैं, वाटर ले लो। वाटर पे इस सब चीज सीखेंगे हम, थोड़ा सीखना आसान भी रहेगा। और ये प्योर वाटर, प्योर सॉल्वेंट। अब इसका हमने बना दिया सॉल्यूशन, इसका हमने बना दिया सॉल्यूशन। हमने यहां पर एक्वस सॉल्यूशन बनाया, एक्वस शुगर सॉल्यूशन बनाया, वाटर लिया और एक्वस शुगर सॉल्यूशन बनाया। अब यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट को हम बोल देंगे T0। वाटर है तो 0 डिग्री होगा नो डाउट, लेकिन एक कॉमन सा हम सॉल्वेंट के लिए बातें कर रहे हैं। और यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना भी होगा हमें नहीं मालूम है, हम मान लेते हैं TS है। तो ऑब्वियस सी बात है
तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना है कि वाटर का 0 है, इसका निगेटिव होगा -2 डिग्री सेल्सियस। इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो हम लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब हो गया कमी हो जाना। इससे बॉइलिंग पॉइंट में हम बोलते थे इलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट में हम बोलते थे इलिवेशन यानी बढ़ जाना, और यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, यानी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट गया है, इसलिए नाम पड़ा हुआ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा? तो तुम लोग को याद होगा बॉइलिंग पॉइंट में कल ही बताया था मैंने कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन यहां सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। तो वहां जब बढ़ जाता है तो हायर माइनस लोअर किया था, यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट किया था। लेकिन यहां पर ये ज्यादा है और ये कम है। ये यहां पर, वहां पर बॉइलिंग पॉइंट में ये ज्यादा था बॉइलिंग पॉइंट और ये कम था, तो हायर में से लोअर को माइनस किए थे हम। लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में ये ज्यादा है और ये कम है, तो हम ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वहां पर सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट लिखा करते थे, लेकिन यहां पर प्योर सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन लिखा करेंगे, क्योंकि ये ज्यादा है फ्रीजिंग पॉइंट और ये कम है। क्यों ज्यादा है, मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूं। तो यहां पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ। बॉइलिंग पॉइंट में टी भी लिखते थे, यहां हम फ्रीजिंग पॉइंट है तो एफ लिखेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना हमने लिया है, टी नॉट माइनस टी एस सॉल्यूशन का। तो ये है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो पहले इसको इतना लिखो, फिर हम आगे एक स्टेप पे बात करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक एक स्टेप सीखना है, आगे बढ़ना है। तो इसको हम बोलेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कमी हो जाना। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होना और फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो जाना, डिप्रेस हो जाना, कम हो जाना। चलिए जी, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लिख लिए सबने? अब ध्यान देना, इससे पहले कि हम आगे बात करें ध्यान देना। तो फिर से एक लॉजिकल बातें यहां कर लेते हैं। तो मुझे बताओ कि कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन बढ़ाने से फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा? फिर से बताओ मेरे को, फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा या बढ़ेगा? बिल्कुल करेक्ट है, घटेगा। तो ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से डिप्रेशन
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो तुम ये बताओ ये घटेगा कि बढ़ेगा? बिल्कुल सही, ये बढ़ेगा। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्वियस सी बात है कि देखो ये 0 है, जितना कंसंट्रेशन मिलाओगे उतना ये निगेटिव की तरफ जाएगा, और जितना निगेटिव की तरफ जाएगा ना फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, उतना ही इसके साथ डिफरेंस, डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? दोनों का डिफरेंस, तो उतना डिफरेंस क्या होता जाएगा? इंक्रीज होता चला जाएगा। यानी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो, अब क्वेश्चंस में ये पूछा ये बात को ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूजन में गलत होता है ये चीजें, कि फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है हमसे कि डिप्रेशन पूछ रहा है। अब देखो होता क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट में ये कंफ्यूजन नहीं आता। क्यों? कंसंट्रेशन बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, तो दोनों का आंसर एक जैसा होता है। कंसंट्रेशन बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज होता है, दोनों बढ़ता है। लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन बढ़ाने से फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ? घट गया। लेकिन डिप्रेशन यानी डिफरेंस बढ़ रहा है, तो एक घट रहा है तो एक बढ़ रहा है। यही बच्चा कंफ्यूजन करता है, इसको ध्यान में रखना है। और ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में गलतियां नहीं होती है, क्योंकि दोनों इंक्रीज करता है, और इसमें एक डिक्रीज करेगा तो एक इंक्रीज करेगा। ये बात को क्लियर करना। नेक्स्ट, अगर मान लो कंसंट्रेशन सेम रहा तो हम जाएंगे नंबर ऑफ आयंस पे। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा रहेगा तो यही सब होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये दो बातें क्लियर हो गया, क्योंकि हम एक एक कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये दो बातें क्लियर हो गया तो इसको लिखो। ये दोनों पॉइंट जो बॉक्स में लिखा मैंने उसको लिखो। लिख लिए? चलो, ये तो हमने बातें किया कि फ्रीजिंग पॉइंट किसको बोलते हैं और किस पे डिपेंड करता है, और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा कि बढ़ेगा, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया। लॉजिकल क्वेश्चंस हमने करना हो गया। अगर हमने बात किया कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डिप्रेशन यानी फ्रीजिंग पॉइंट में क्या आएगा? कमी आएगा। लेकिन हमसे पूछा गया कि सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी आएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री। अगर हमने 10 मोल सॉल्यूट को मिलाया तो डिप्रेशन कितना होगा? फ्रीजिंग पॉइंट में कितना कमी आएगा? अगर कितना का जवाब देना होगा तो न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा। तो यहां पर हम 2-3 क्वेश्चंस थ्योरेटिकली कर सकते हैं, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब आते हैं न्यूमेरिकल वाला, कि अगर यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट कम हुआ तो कितना कम हुआ?
तो उसके लिए जैसे हम इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बातें कर रहे थे, सेम टू सेम वही बातें करेंगे। तो हम लिखेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा उतना ही डिप्रेशन ज्यादा आएगा, कमी डिफरेंस ज्यादा आएगा, जितना ज्यादा होगा उतना ही डिफरेंस ज्यादा आएगा। इसके साथ डिप्रेशन में हमेशा सॉल्वेंट के, इसमें माइनस वाला बात करेंगे, यानी डिप्रेशन इन, तो यहां पर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो जितना ज्यादा यहां डिप्रेशन होगा उतना ही कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अब यहां हम देख लेते हैं कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कंसंट्रेशन के जगह पे हमने लिया था मोलालिटी, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो ये हम लेंगे यहां पर मोलालिटी। तो यहां मोलारिटी हम नॉर्मलिटी नहीं लेंगे, यहां हम लेंगे मोलालिटी। तो वी हैव टू टेक मोलालिटी, ओके ना। नाउ व्हाई वी टेक मोलालिटी, बिकॉज मोलालिटी विल नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ओके। नाउ हम यहां इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको बोलेंगे के एफ, और यहां एम, यानी डेल्टा टी एफ इज के एफ एम। तो इस न्यूमेरिकल से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि कितना उसमें डिफरेंस आया, और इसको हम क्या लिखेंगे, टी टी नॉट माइनस टी एस, यानी प्योर सॉल्वेंट का माइनस सॉल्यूशन का इक्वल टू के एफ एम। ठीक है, अब हम बात करते हैं केफ क्या है। तो केफ को बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। केफ इज नोन एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या हम इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम नाम देते हैं क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे वहां इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते थे, तो यहां हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, यूनिट के बारे में बात करें तो यहां पर देख सकते हो कि के एफ इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा टी एफ अपॉन एम। यानी यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो डेल्टा टी एफ यानी केल्विन, और यहां पर मोलालिटी का यूनिट मोलल यानी एम, यानी केल्विन मोलालिटी इनवर्स, केल्विन मोलालिटी इनवर्स। ठीक है, इतना लिखो फिर हम आगे देखते हैं। ये बातें समझ में आ गया होगा।
लिख लिए होगे? ओके, अब ध्यान देना। तो एक बोर्ड वगैरह में कभी कभी केव का डिफिनेशन भी पूछ लेता है। हम केव को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पर मोलल, तो डिफिनेशन लिख लेंगे हम। तो लिखेंगे डिफिनेशन कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट observed in one molal solution of a non volatile solute is known as केफ। यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इन वन मोलर सॉल्यूट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज नोन एज केफ। ये केफ का डिफिनेशन है। तो हम यहां पर लिख लिए होगे। तो यहां पर हम नेक्स्ट बातें कर लेते हैं अब कि फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जैसे हमने उसमें लिखवाया था तुम्हें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, यहां भी लिखवा रहा हूं के एफ इक्वल टू आई टी नॉट का स्क्वायर अपॉन एल एफ इंटू 1000। वहां के भी लिखवाया था ऐसा ही, बस यहां एल एफ चेंज है। तो इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपर फ्यूजन। और ये जो है टी नॉट जो है वो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, आर तो गैस कांस्टेंट है। तो इस फॉर्म को याद रखना है। दूसरा जो फॉर्म है इसके वो ये है कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू आर टी नॉट का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच एफ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। ये भी लिखवाया था। डेल्टा एच एफ जो है वो है इंथैल्पी या हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, यानी फ्यूज करने में, यानी सॉलिड से लिक्विड में ले जाने में कितना हीट देना पड़ेगा। तो ये तो हुआ अपना कहानी फ्रीजिंग पॉइंट का और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन के साथ साथ नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करेगा। इसीलिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। केवल फ्रीजिंग पॉइंट नहीं कोलिगेटिव है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज नोन एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बातें हो गई होगी। चलो आगे बात कर लेते हैं। एक हम ग्राफ बनाते हैं।
जिसमें कि यहां पर प्रेशर होगा और यहां पर टेम्परेचर होगा। यहां प्रेशर होगा और यहां टेम्परेचर होगा। तो हम कूल करते जाएंगे, कूल करते जाएंगे, कूल करते जाएंगे, अब जाके ये इस टेम्परेचर पर फ्रीज होना स्टार्ट हो गया है, टी नॉट। दूसरा लिक्विड है, सॉल्यूशन है, कूल करते गए, कूल करते गए, कूल करते गए, अब जाके ये इस टेम्परेचर पर क्या हुआ, फ्रीज होना स्टार्ट हुआ इस टेम्परेचर पर। कूलिंग करते गए, करते करते गए, करते गए, करते गए, अब इस टेम्परेचर पे जाके क्या हुआ, यानी ये है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है ये, और ये है सॉल्यूशन 1 और ये है सॉल्यूशन 2। इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ये इसका इस टेम्परेचर पर ये फ्रीज हुआ, इस टेम्परेचर पे ये फ्रीज हुआ, इस टेम्परेचर पे फ्रीज हुआ। तो दिस वन इज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट प्योर सॉल्वेंट, सॉल्यूशन 1 और ये सॉल्यूशन 2। एंड देखो कैसे घटता चला जा रहा है, और तुम देखोगे तो देखो कैसे घटता चला जाएगा। ये यानी फ्रीजिंग पॉइंट विल बी डिप्रेस्ड। इससे हम ये बता सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिक्रीमेंट कैसे आया। क्या ये बातें समझ में आई? डायग्राम निकाल लिए? ओके, चलो तो हम अब आगे नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट लास्ट वन जो है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर को निपटा दें, उसको बाद इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ वन जो है वो है, पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले ऑस्मोसिस, तो तुम बायो में पढ़ते भी होगे ऑस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस में जो पेड़ पौधे प्लांट्स वगैरह करते हैं तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से फोटोसिंथेसिस होता है वहां पे। तो चलो इस बात को समझते हैं। तो ध्यान से समझना पहले, मान लो एक हम कंटेनर ले लिए, इस कंटेनर में हमने एक पार्टीशन लगाने के लिए यहां पर इधर मान लो इस कंटेनर में सॉल्यूशन है, इस वाले पार्टीशन में सॉल्यूशन है और इस पार्टीशन में सॉल्वेंट है। इस पार्टीशन में सॉल्वेंट है, प्योर वाटर है, मान लो ये प्योर वाटर है, ध्यान से समझना, इसमें प्योर वाटर है। अब इसमें मान लो एक्वस शुगर सॉल्यूशन है, उसमें एक्वस शुगर सॉल्यूशन है।
शुगर सॉल्यूशन है और इसमें मान लो प्योर सॉल्वेंट है, इसमें प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब होता क्या है, इस दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए हम एक यहां पर पार्टीशन करने के लिए यहां हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं, जिसको हम एसपीएम बोलते हैं। तो दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाते हैं। तो इससे पहले कुछ हम आगे जाने तो थोड़ा सा हम एसपीएम के बारे में जानकारी लेते हैं कि एसपीएम क्या है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो नाम से भी क्लियर हो रहा है, सेमी परमेबल यानी कुछ को परमिशन देता है और कुछ को परमिशन नहीं देता है। तो इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उसमें केवल सॉल्यूट पास होता है, सॉरी सॉल्वेंट पास होता है, सॉल्यूट पास नहीं होता है। यानी इट अलाउ टू पास ओनली सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट को ये पास करने के लिए परमिशन नहीं देता है। सेमी परमेबल, आधा परमिशन है आधा परमिशन नहीं है, यानी सॉल्वेंट को पास करने के लिए परमिशन देता है और सॉल्यूट को पास करने के लिए परमिशन नहीं देगा। ये सॉल्यूट इसमें से पास नहीं हो सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे एनिमल ब्लैडर, एनिमल ब्लैडर, एनिमल ब्लैडर जो होता है, एनिमल ब्लैडर, तो एनिमल ब्लैडर जो होगा इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इट इज एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तुम बायोग्राम पढ़ोगे सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। या हम बोल सकते हैं जो ये मर्चेंट पेपर होता है, parchment paper, this one is also a semi permeable membrane, example of semi permeable membrane। एक और होता है क्यूप्रिक, क्यूप्रिक फेरस सॉरी फेरोसाइनाइड, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6, क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड। तो ये आर्टिफिशियल होता है, इसको बनाया जाता है। क्यूप्रिक फेरोसाइनाइड इज एग्जांपल ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इतना ये कहानी हुआ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, अभी तो हमने आगे कुछ जाना ही नहीं। तो दिस वन इज नोन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब आगे ध्यान देना, अब इधर सॉल्यूशन है और इधर सॉल्वेंट है, तो ध्यान रखना इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और इसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो हर चीज हाई से लो फ्लो करता है, लेकिन यहां पर एक ऐसा होता है जिसमें कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट पास होते हैं। एनिमल ब्लैडर, जो एनिमल्स के चमड़े वगैरह बनाए जाते हैं उसी को बोलते हैं एनिमल ब्लैडर। तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हम जब इसमें सॉल्वेंट फ्लो होता है, सॉल्यूट तो पास होगा ही नहीं, तो यहां पर वाटर यानी सॉल्वेंट फ्लो होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन, हर चीज हाई से लो फ्लो करता है, लेकिन ये जो है वो लो से हाई फ्लो करता है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। और ये तब तक फ्लो करेगा जब तक इसको डाइल्यूट ना कर दे, इसको अपने बराबर ना ला दे।
solvent will flow from low concentration to high concentration is known as osmosis. इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस में जो पेड़ पौधे ऑस्मोसिस के द्वारा अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ से वो वाटर का वेपराइजेशन होता है। तो यहां पर सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होगा। फ्लो होने को हम प्रोसेस को बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज, दैट प्रोसेस इज नोन एज दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसको हम ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। बातें क्लियर हो गया होगा। अब आगे बात करते हैं। तो हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखा और ऑस्मोसिस देखा, इसको राइट डाउन कर लो। लो कंसंट्रेशन से हाई जाएगा, क्योंकि देखो इसमें क्यों जाएगा, देखो बात सोचो ऐसे क्यों जाएगा। यहाँ सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है ना, ये तो प्योर वाटर है। अब तुम मान लो ऐसे नॉर्मल सोचो, एक गिलास में तुम पानी ले लो और एक बीच में लगा दो पार्टीशन, ठीक है। जिससे जो बुक्के वगैरह बनाए जाते हैं ना, तो बुक्के में देखते हो जो नीचे बेस पे रहता है वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा ही काम करेगा। उस बुक्के वाला को तुम बीच में लगा दो और एक तरफ ले लो शुगर का सॉल्यूशन, तो इधर का शुगर का सॉल्यूशन है, तो इसमें सॉल्यूट ज्यादा है वाटर के कंपेयर से, तो सॉल्यूट तो पास होगा नहीं, सॉल्यूट पास तो होगा नहीं ना, सॉल्यूट पास होगा नहीं। जब सॉल्यूट पास नहीं होगा तो अब इधर क्या है, इधर सॉल्यूट नहीं है, तो वाटर इधर फ्लो करेगा जहां शुगर का सॉल्यूशन है, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन सॉल्वेंट पास होता है, तो वाटर इधर पास करेगा। तब तक पास करेगा जब इसकी कंसंट्रेशन को डाइल्यूट ना कर दे। विच पेपर मर्चमेंट, पर्चमेंट PAR है, PARCHMENT, पर्चमेंट। तो इधर मान लो शुगर वगैरह डाले हो और इसमें प्योर है, तो ये तो इस पर पास होने नहीं देगा, और इधर से सॉल्यूट है, इधर केवल सॉल्वेंट है, तो ये इधर पास हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस इसी को बोलते हैं। इसका रिवर्स ऑस्मोसिस भी आएगा, जिसमें कि हम एक्वागार्ड में हम यूज करते हैं। एक्वागार्ड में रिवर्स ऑस्मोसिस से ही पानी को हम क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। हम गधे हो तुम लोग। प्योर से सॉल्यूशन में क्यों होता है, अभी ना बताया कि लो से हाई क्यों होता है। लो से हाई बोलो या प्योर से हाई बोलो, इधर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है तो केवल सॉल्वेंट पास होगा, इधर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो सॉल्यूट को इधर जाना अलाउ नहीं है, तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो इधर जाके इसकी कंसंट्रेशन को कम करने लगेगा।
ऐसे नॉर्मल सोचो कि एक मड है, एक मड है और एक वाटर है। नॉर्मल डेली लाइफ में सोचो एक मड है वहां पे और एक वाटर है, तो मड मड जाएगा वाटर की तरफ कि वाटर आएगा मड की तरफ? मड जाएगा वाटर की तरफ कि वाटर आएगा मड की तरफ? तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर आएगा मड की तरफ। तो मड जो है वो हाई कंसंट्रेशन है और वाटर जो है लो कंसंट्रेशन है, तो उसमें वाटर बढ़ेगा मड की तरफ, तो लो से हाई। यही बात सिखाया था तुम्हें कहां पे? इफ्यूजन में, कि अगरबत्ती जलाओगे तो अगरबत्ती के धुएं हमारे पास आते हैं कि एयर उनके पास जाते हैं? तो तुम उस समय जवाब भी दे, दो प्रोसेस ऐसा होता है जो लो से हाई फ्लो करता है, बाकी हीट टेम्परेचर सब हाई से, करेंट हाई से लो फ्लो करता है, लेकिन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में लो से हाई फ्लो करता है। तो कंसंट्रेशन कम होने की वजह से सॉल्वेंट जल्दी जल्दी पास हो जाता है, और इधर कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से जल्दी पास होने नहीं देगा, क्योंकि इधर का फ्लो ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? सर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया तो क्या होगा? क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन अमाउंट है ना सॉल्वेंट का, तो डाइल्यूट हो जाएगा। तो डाइल्यूट होगा तो हम चेक कर लेंगे कौन कम है कौन ज्यादा है। पानी मिला दिए तो डाइल्यूट हो जाएगा, फिर चेक कर लेंगे कि दो में से किसका कंसंट्रेशन कम है किसका ज्यादा है। which has lower concentration, which has higher concentration। कुछ भी कर लो, पानी मिला लो, पानी निकाल दो, या सॉल्यूट मिला दो, ये तो हमें चेक करना है कि किसका कम है किसका ज्यादा। वो कंसंट्रेशन हम जानते हैं और ये भी जानते हैं कि लो से हाई फ्लो करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो वर्ड सीखा, एसपीएम क्या है और ऑस्मोसिस क्या है। ठीक है, तो एसपीएम और ऑस्मोसिस के बारे में हमने देख लिया। अब एक कोई जरूरी नहीं कि यहाँ सॉल्वेंट ही रहेगा, दो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा यहाँ सॉल्वेंट ही रहेगा, दो सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो उसमें चेक करना होगा कि कौन किसका कंसंट्रेशन कम है किसका ज्यादा है, लो से हाई फ्लो करेगा। अब ध्यान देना, हम चाहते हैं क्या चाहते हैं कि इस फ्लो को होने ना दे, ये फ्लो को रोके, हम केवल रोकना है हमें। तो इस फ्लो को रोकने के लिए हम यहाँ पर एक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, हम यहाँ पर एक प्रेशर लगाते हैं और उतना ही प्रेशर लगाएंगे जितना कि ये फ्लो रुक जाए। जैसे मान लो पानी उधर से फ्लो हो रहा है, तो हमें उतना ही प्रेशर लगा के रखना है, जैसे पानी फ्लो हो रहा है, इधर पानी बह रहा है, तो हमें उतना ही यहाँ पर फोर्स लगाना है ताकि ये पानी रुक जाए। इतना नहीं फोर्स लगा देना कि पानी के डायरेक्शन में तुम उल्टा कर दी, पानी उल्टा भागने लग गया, तो उतना नहीं लगाना है, केवल उतना लगाना है कि पानी का फ्लो रुक जाए, उसको रोकना है हमें। तो इस फ्लो को रोकने के लिए हम इधर प्रेशर अप्लाई करेंगे। इस फ्लो को रोकने के लिए हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ हाँ जी मैम, ठीक है, इवनिंग को भेजेंगे। The solvent will flow from low concentration to high concentration. That process is known as osmosis. अब ध्यान देना, इस फ्लो को रोकने के लिए टू स्टॉप द
फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। इस फ्लो को रोकने के लिए, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, हम यहां एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वी एक्सर्ट द प्रेशर किधर? टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन। हम इधर प्रेशर लगाएंगे क्योंकि फ्लो इधर जा रहा है, तो हम प्रेशर इधर नहीं लगाएंगे, इधर लगाएंगे। तो टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट वी एक्सर्ट द प्रेशर टुवर्ड्स हाई कंसंट्रेशन, दैट प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, इस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई, इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पाई। ये बातें क्लियर हो गया? सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, दैट इज नोन एज ऑस्मोसिस। इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इस फ्लो को रोकने के लिए हम जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर हम प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान देना। अब ध्यान दो, लॉजिकल क्वेश्चन कैसे करेंगे। मान लो इसके कंपेयर में इसका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन इसका बहुत ज्यादा है, तो ये जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड, दोनों का कंसंट्रेशन में डिफरेंस बहुत ज्यादा रहेगा, तो उतना ही फ्लो ज्यादा होगा। दोनों के कंसंट्रेशन में, एक प्योर है, एक प्योर पूरा शुगर वगैरह मिला के उसको बनाए हो, तो जितना ये प्योर होगा उतना ही फ्लो ज्यादा होगा। यानी कंसंट्रेशन दोनों में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्लो ज्यादा होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोर कंसंट्रेशन, ये जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, मोर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बोल सकते हैं ना। जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ही फ्लो ज्यादा होगा। अच्छा, जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गया? तो हम डायरेक्ट इसको लिंक कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा। ये बात लॉजिकल क्वेश्चंस में आएगा तो हम बता सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन बराबर है तो हम देखेंगे नंबर ऑफ आयंस, अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और इसी बात से ये प्रूव कर देता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर हो ना हो एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है जो उसकी नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। यानी जितना ज्यादा आयंस है, मान लो हमने एक और कंटेनर लिया, इसमें सेम का सेम रखा, और इसमें जो रखा उसका कंसंट्रेशन बराबर है, लेकिन इसमें शुगर है तो इसमें NaCl है, तो इसमें आयंस की संख्या ज्यादा है तो इसमें फ्लो ज्यादा होगा। इसमें आयंस की संख्या ज्यादा है तो फ्लो ज्यादा होगा।
इसमें आयंस की संख्या कम है तो फ्लो कम होगा। तो कंसंट्रेशन चेक करेंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। बाय द वे अगर कंसंट्रेशन इक्वल है तो हम देखेंगे नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा रहा, जैसे 1 मोलर एक्वस से शुगर और 1 मोलर एक्वस NaCl, तो इसमें फ्लो ज्यादा होगा क्योंकि इसमें आयंस की संख्या ज्यादा है। तो नंबर ऑफ आयन ज्यादा है तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, क्योंकि ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे ज्यादा है, क्योंकि फ्लो जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये बातें दोनों से लॉजिकल क्वेश्चन सब कर सकते हैं, और ये बात प्रूव भी कर रहा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन का रिलेशन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो फ्लो क्या होगा? ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो क्या होगा? इसका नहीं, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाते चले गए तो फ्लो क्या होगा? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। जब फ्लो ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर इसका कंसंट्रेशन हम केवल देख रहे हैं, इसका हम सेम रख रहे हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही इसका फ्लो बढ़ाएगा ये। तो कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो फ्लो ज्यादा हुआ, फ्लो ज्यादा हुआ तो यहां पर प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। जितना ज्यादा पानी का फ्लो होगा उतना ही उसको रोकने के लिए प्रेशर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मोर कंसंट्रेशन मोर फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मोर ऑस्मोटिक प्रेशर। ये जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतना ही वाटर उसको जल्दी से भागेगा उधर, यानी मड जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतना ही उसको जल्दी से उधर वाटर उधर भागेगा। वाटर भागेगा तो उसको रोकने के लिए जो तुम प्रेशर लगा रहे हो तो उसको प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फ्लो के अकॉर्डिंग प्रेशर लगाना पड़ता है। फ्लो ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो कंसंट्रेशन ज्यादा तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा। अगर कंसंट्रेशन मान लो बराबर है तो कहाँ चेक करेंगे? नंबर ऑफ आयंस पे। ये बातें क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर हुआ क्या? ओके, तो ऑस्मोसिस समझ में आ गया ना, और ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आ गया। तो यही पर तुम्हें मैं समझा दे रहा हूं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस यहीं पे समझा दे रहा हूं, समझो। अब मान लो कि तुमने यहां पर प्रेशर उतना लगाया जैसे पानी फ्लो हो रहा है इधर, और तुमने यहां रोकने के लिए प्रेशर लगाया, तुमने उतना ही प्रेशर लगाया कि पानी रुक जाए। लेकिन कुछ ज्यादा ही प्रेशर अगर लगा दोगे तो जो ये पानी रुकने के बजाय इसका डायरेक्शन उल्टा होने जाएगा, ये इधर फ्लो होने लगेगा। उधर से पानी बह रहा है, तुम इधर से फोर्स लगाए कि रोके हुए हो, और कुछ ज्यादा फोर्स लगा दोगे तो उल्टा भागने लगेगा। तो उसमें क्या होता है कि अब हमने रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर तो लगाया, लिमिट ऐसा प्रेशर जिसके रुक जाए फ्लो। लेकिन अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मान लो 10 न्यूटन है, इसको फ्लो को रोकने के लिए हमने 10 एटीएम लगाया, 10 एटीएम फोर्स प्रेशर लगाया। ये हमें बात मालूम कर लिया है कि 10 एटीएम पर इसका फ्लो रुक जाएगा। लेकिन लगाने के लिए हमने लगा दिया 15 एटीएम लगा दिया, 15 एटीएम लगा दिया। अब क्या होगा कि अब फ्लो उल्टा भागने लगेगा, अब फ्लो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तुमने प्रेशर इधर लगाए तो इसके फ्लो को तो तुम रोक दिए, और जब तुम रोके तो प्रेशर 10 न्यूटन पे तो तुम रोके थे, उसको जस्ट और प्रेशर बढ़ाओगे तो ये फ्लो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, और उस केस में सॉल्यूट पास हो नहीं पाएगा, क्योंकि एसपीएम उसको परमिशन नहीं देता है, केवल सॉल्वेंट पास हो जाएगा।
और इस तरह से अगर तुम मान लो यहाँ पर समुद्र सी का वाटर लेके और हाई प्रेशर लगाते हो ऑस्मोटिक से ज्यादा, तो इधर वाटर पास होने लगेगा और इधर NaCl इधर ही रह जाएगा। इस तरह से पानी प्यूरिफाई भी हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या बोलेंगे कि pressure is applied more than osmotic pressure, यानी प्रेशर उतना अप्लाई करना जिससे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो। देन सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट, सॉल्यूट नहीं, क्योंकि सॉल्यूट को बाहर जाने के अलाउ नहीं करता है। देन सॉल्यूट विल पास फ्रॉम, अब इस बार ऑस्मोटिक तो तुमने यहां रोके थे। अच्छा, जब तुम प्रेशर नहीं लगाए थे तो ये इधर फ्लो हो रहा था, जब तुम ऑस्मोटिक प्रेशर लगाए तो फ्लो रोक दिए, और तुम उससे भी ज्यादा लगा दिए तो अब उल्टा भागने लगेगा। यानी the solute will pass from high concentration to low concentration. अब हाई से लो सॉल्वेंट पास होगा, सॉल्यूट नहीं पास होगा। दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। इसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो तुम सोचो कि इसमें सी वाटर ले लो, समुद्र का पानी ले लो और इसमें वाटर ले लो और हाई प्रेशर लगा लो। 10 atm पर ऑस्मोटिक था और 15 atm लगा दो तो सॉल्वेंट पास होने लगेगा और NaCl इधर ही रह जाएगा, तो पानी का प्यूरिफिकेशन हो जाता है, पानी प्यूरिफाई हो जाता है। तो इस रिवर्स ऑस्मोसिस हम पानी को प्यूरिफाई करते हैं। एक्वागार्ड में यही काम करता है, उसमें जोन बने रहते हैं और उसको प्रेशराइज करता है जिससे कि सॉल्यूट पोर्स जो होते हैं उसके अंदर, उस पोर्स से जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया रहता है उस पोर्स से केवल सॉल्वेंट पास होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस से होता है, ऑस्मोसिस से नहीं। तो क्या ये ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस और SPM सबको समझ में आया क्या? और ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? ये 4-5 टर्म, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा, और SPM। ये 5 बातें में कोई डाउट है तो बोलो, नहीं है ना? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात यह है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, सब हमने लॉजिकल बातें तो कर लिया कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। अब बात यह कि कितना लगाया जाए, उसका कितना कंसंट्रेशन है तो कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। केवल बोलने से थोड़ा होगा कितना ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब हमें इसका कैलकुलेशन करना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा। अगर मान लो हमारे पास 2 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन है तो उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना लगाना पड़ेगा, कैलकुलेट करके बताना है। तो हम बातें करेंगे पेड़ पौधे में, प्लांटेशन में ऑस्मोसिस के द्वारा ही उसका क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। बायोम पढ़े होगा तुम लोग, कंसंट्रेशन लो से हाई से लो फ्लो करता है। लो होता है कहाँ हाई होता है, बायोम में जाना होगा। अब हम बात करते हैं कि इस ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा। हम लिखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन यहां वाला जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्लो ज्यादा होगा, फ्लो ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो तुम पढ़े भी थे PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। P इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/V RT।
P इक्वल टू N बाई बी क्या बोला जाता है? कंसंट्रेशन, CRT। यानी यहां पर भी आ रहा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा उतना ही प्रेशर ज्यादा रहेगा। और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी टेम्परेचर ज्यादा रहेगा तो फ्लो ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, फ्लो ज्यादा होगा, फ्लो ज्यादा होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमें ज्यादा लगाना पड़ेगा। बातें क्लियर हो गया? तो हम इस चीज को लिख दें, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से लिखेंगे, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दोनों को साथ में ले आए और साथ में कांस्टेंट ले ले तो हम लिख देंगे CRT, पाई इक्वल टू CRT। यहाँ भी पाई इक्वल टू CRT ही है। तो ये कंसंट्रेशन है, ये गैस कांस्टेंट है और ये T टेम्परेचर है। तो पाई क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या हो गया? कंसंट्रेशन। हमने कंसंट्रेशन को C से लिख दिया है और टेम्परेचर को T से। R क्या है? गैस कांस्टेंट। और T क्या है? टेम्परेचर। तो पाई इक्वल टू CRT, यानी कंसंट्रेशन कितना है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, टेम्परेचर कितना है, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा ये बता सकते हैं। तो देखो यहां भी ऑस्मोटिक प्रेशर में और C में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। बातें हो गई क्लियर? क्या बातें क्लियर हुआ क्या? चलो, तो इसके बाद